चलिए, गुड इवनिंग बोल दिया करो। हाँ, गुड इवनिंग सभी को भाई। ओके, तो अपना टॉपिक ख़त्म हो गया था, नाउन क्लोज है और कंप्लीट भी है। नया जो टॉपिक शुरू करेंगे वो आपको कल बताया था मैंने, कौन सा है? प्रोनाउन। प्रोनाउन भी बोल दो, प्रनाउन भी बोल दो, एक ही बात है, ठीक है। डेफिनेशन यानी कि परिभाषा वो तो इसी शब्द में ही छुपी हुई है, ठीक है। इसको आधा आधा करेंगे तो पता चल जाएगा अपने को। एक होता प्रो, एक होता प्री, दोनों में फर्क है। प्री का मीनिंग होता है पहले, प्रो का मीनिंग होता है के लिए। प्रो का मीनिंग क्या होता है? के लिए। ऐसे शब्द जो यूज होते हैं नाउन के लिए, नाउन यानी कि संज्ञा, ऐसे शब्द जो यूज होते हैं नाउन के लिए, उन्हीं शब्दों को क्या कहा जाता है? प्रोनाउन कहा जाता है, ठीक है। हिंदी में बोल देंगे सर्वनाम। हिंदी को इंपॉर्टेंस नहीं है, सर्वनाम अगर ना आए आपको तो भी कोई ज़रूरी नहीं है कि प्रोनाउन को सर्वनाम कहते हैं, कोई ज़रूरी नहीं है, ठीक है। प्रोनाउन क्या है वो समझ में आना ज़रूरी है, वो पता होना ज़रूरी है। तो प्रोनाउन की डेफिनेशन ये है कि ऐसे शब्द जो यूज़ किए जाए नाउन के लिए वो कहलाएंगे प्रोनाउन। इंग्लिश में लिख ही लेते हैं अपने। प्रोनाउन इज वर्ड which is used to noun, ठीक है। प्रोनाउन ऐसे शब्द हैं जो प्रयोग किए जाते हैं किसके लिए? नाउन के लिए, ओके। जैसे कि लिखा हुआ है राम, सिंपल सा वर्ड। इस राम के लिए कौन कौन से प्रोनाउन आ सकते हैं उस पर डिस्कशन करते हैं कि ज़रूरत पड़ने पर आप इसके लिए यूज़ कर सकते हैं ही का, ओके। ही के साथ इसका यूज़ हो सकता है हिज का भी, और यूज़ कर सकते हैं हिम का भी, ठीक है। तो ये तो था एक नाउन, ओके। और उसके लिए आपने यूज़ कर लिए ही, हिज और हिम, ठीक है। वैसे ही लिखा हुआ है सीता, तो इसके लिए क्या यूज़ कर सकते हैं? शी का यूज़ करेंगे, वेरी गुड। और क्या कर सकते हैं? हर का यूज़ कर सकते हैं, और हर। ये 2 बार लिखा गया हर, ये नहीं कि मैंने जानबूझकर इनको 2 बार लिख दिया है, ये अपनी अपनी जगह पर है, ओके। इसका भी कुछ और मीनिंग है, इसका भी कुछ और वैल्यू है, दोनों की अलग अलग वैल्यू है, ओके। अगर लिखा गया है स्टूडेंट्स, क्या लिखा गया है? स्टूडेंट्स। स्टूडेंट्स के लिए कौन सा प्रोनाउन यूज़ कर सकते हैं? ये एस है, ये टी है। कौन सा कर सकते हैं? THEY को क्या बोलते हैं? दे। या यूज़ कर सकते हैं दियर, या यूज़ कर सकते हैं देम, ओके। ये तो हो गया स्टूडेंट्स के लिए। अब बोलिए कि मैंने लिख दिया स्टूडेंट, कौन सा यूज़ करोगे? ये तो था स्टूडेंट्स, प्लूरल था, ये है सिंगुलर स्टूडेंट, कौन सा यूज़ करेंगे? मैंने करवाए थे आपको जेंडर, ठीक है, वेरी गुड। मैंने करवाए थे जेंडर कि ऐसे शब्द जिनसे पता ना चले कि ये महिला है या पुरुष है, वो जेंडर कौन से होते हैं? वो कॉमन जेंडर होते हैं। वो कौन से जेंडर? कॉमन जेंडर। और बोला था कि कॉमन जेंडर जब आएगा तो प्राथमिकता दी जाएगी किसको? ही को, हिज को और हिम को। बातें याद रहनी ज़रूरी हैं, ठीक है। टीचर, डॉक्टर पे बातें की थी, तो ये स्टूडेंट भी तो ऐसा ही तो शब्द है, ओके। तो फटाफट टॉपिक का नाम उतारिए, प्रोनाउन। हिंदी में कहते हैं सर्वनाम। प्रो का मीनिंग के लिए, और नाउन मीन्स संज्ञा। तो ऐसे शब्द जो यूज़ किए जाते हैं संज्ञा के लिए वो कहलाते हैं प्रोनाउन। डेफिनेशन, इसकी परिभाषा बहुत ही सिंपल है। प्रोनाउन इज वर्ड विच इज यूज्ड टू नाउन। सर्वनाम ऐसे शब्द हैं जो प्रयोग किए जाते हैं संज्ञा के लिए। अगर मैस्कुलाइन नाउन है, मैस्कुलाइन पुलिंग,
तो आप उसके लिए सर्वनाम यूज करेंगे, प्रोनाउन यूज करेंगे ही, हिज, हिम का। ओके, लिखा हुआ है सीता, ये फेमिनाइन है तो शी, हर का यूज करेंगे। अगर कोई प्लूरल नाउन, प्लूरल संज्ञा लिखी हुई है बहुवचन, तो आप यूज करेंगे दे, देयर एंड देम। और ऐसा कॉमन जेंडर का नाउन मिले जिससे क्लियर ना हो कि वह महिला है या पुरुष है, तो आप यूज करेंगे ही, हिज, हिम। ये है प्रायोरिटी। अगर ये ऑप्शन में नहीं है तो आप यूज करेंगे शी, हर का। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि यहाँ तक आपको समझ में आ गए होंगे। ये बिल्कुल बेसिक है, प्रोनाउन का बेसिक से शुरू किया है, इससे ज़्यादा बेसिक तो कुछ हो नहीं पाएगा। ओके, ठीक है भाई। अब बात चल के यहाँ पर ये आती है, बात चल के ये आती है कि क्यों यूज करेंगे इसकी जगह पर, राम की जगह पर ही क्यों यूज करूंगा, मैं राम से ही काम क्यों नहीं चला सकता हूँ, वाई, है ना। एक बात, अगर माइंड अच्छे से वर्क कर रहा है आपका, घूम रहा है, तो एक क्वेश्चन तो जरूर आया होगा कि वाई, क्यों यूज करेंगे, राम से ही काम क्यों नहीं चल रहा है, राम की जगह पर ही, हिज, हिम क्यों लगाएंगे। ठीक है, उसके लिए एक है कि बार बार नाउन की पुनरावृत्ति होती है, रिपीटेशन बोलते हैं अंग्रेजी में। पुनरावृत्ति को क्या बोलेंगे, रिपीटेशन। बार बार रिपीटेशन ना हो उसको रोकने के लिए, क्योंकि ना भाषा को आकर्षित बनाया जाता है, वरना इसको कोई पढ़ेगा नहीं। फिर बड़े बड़े साहित्य लिखे गए हैं अंग्रेजी में, लोग पढ़ते हैं उनको, अपने नहीं पढ़ते वो बात अलग है, पर लोगों का इंटरेस्ट है। कई लोग क्या करते हैं, ट्रैवलिंग के टाइम बुक्स साथ में रखते हैं, है ना, कि वो ट्रैवलिंग में अपने तो क्या यूज़ करते हैं, फ़ोन यूज़ करते हैं, बट वो लोग बुक यूज़ करते हैं टाइम पास के लिए। ठीक है, तो वो साहित्य को पढ़ते हैं। अगर साहित्य इंटरेस्टेड नहीं है ना, फिर कोई नहीं पढ़ेगा। तो भाषा को अलग सुशोभित करने के लिए, अंग्रेज़ी हो चाहे हिंदी हो, उसको आकर्षित बनाने के लिए कुछ चीज़ें यूज़ की जाती हैं ताकि वो सुंदर लगे, पढ़ने में ईजी हो, पढ़ने में अच्छा लगे। अब एक सेंटेंस में बार बार राम ही राम को यूज़ करूँगा मैं हर जगह पर, तो अट्रैक्टिव नहीं लगेगा। ठीक है, तो सेंटेंस को अट्रैक्टिव बनाने के लिए कुछ एक्स्ट्रा वर्ड यूज़ किए जाते हैं, जैसे ही का, ज़रूरत पड़ने पर हिम का यूज़ कर लेंगे, हिज का यूज़ कर लेंगे। ठीक है, जैसा हिंदी को खूबसूरत बनाने के लिए अलंकारों का यूज़ किया जाता है ना, वैसे ही इंग्लिश को खूबसूरत बनाने के लिए ये ग्रामर्स के कुछ पार्ट्स होते हैं, या लिटरेचर का पार्ट आता है फिगर ऑफ स्पीच। ठीक है, उनको यूज़ किए जाते हैं। तो बात समझ में आई कि वाई क्यों यूज़ करेंगे। नाउन की बार बार पुनरावृत्ति ना हो, इसको रोकने के लिए प्रोनाउन का यूज़ किया जाता है। क्या बात समझ में आ गई? ठीक है, चलिए, ये कोई बड़ी बात नहीं थी, वैसे अच्छी बात है। कोई पूछ ले कि वाई क्यों यूज़ करोगे, तो बता सकते हैं कि नाउन की रिपीटेशन को रोकने के लिए किसका यूज़ होता है, प्रोनाउन का यूज़ किया जाता है। ओके, अब मैं आपको वो प्रोनाउन करवाऊंगा। तो देखिए, प्रोनाउन जैसे कि ये वर्ड है आई, ओके, तो ये शब्द सिर्फ और सिर्फ क्या बन सकता है वाक्य का, सब्जेक्ट ही बन सकता है। इसको आप ऑब्जेक्ट की जगह यूज़ नहीं कर पाएंगे। ओके, मैंने लिखा मी, अब ये एक प्रोनाउन है, इसको कभी भी सब्जेक्ट की तरह यूज़ नहीं करेंगे। जैसे ये नहीं लिखेंगे मी नेम इज राम, ये तो गलत हो जाएगा। मी नेम इज राम, मेरा नाम राम है, नहीं, यहाँ पर ये अच्छा नहीं लगता है। ये तो ऑब्जेक्ट है, और ऑब्जेक्ट से सेंटेंस शुरू नहीं होता है, किससे होता है, सब्जेक्ट से। तो यहाँ क्या लगाना पड़ेगा, या लगा दीजिए माई। ठीक है, तो लिख सकते हैं आई एम राम, ये तो सही है। ऐसे तो नहीं लिख सकते मी एम राम, गलत हो जाएगा। ठीक है, तो प्रोनाउन अपना प्लेसमेंट रखते हैं। इनकी क्या होती है, प्लेसमेंट होती है, इनके स्थान होते हैं निश्चित, कि कौन सा प्रोनाउन कहाँ पर यूज़ होगा, कौन सा प्रोनाउन कहाँ पर यूज़ होगा। बात समझ में आई? एक प्रोनाउन आता है जिसका नाम है माइन। ओके,
एग्जैक्ट प्लेस बता सकते हैं इसका कि ये कहाँ पर हो सकता है, वाक्य में कहाँ लगेगा। तीन ही शब्द, बेसिक तीन ही शब्द होते हैं, सब्जेक्ट होता है, वर्ब होता है और ऑब्जेक्ट होता है। तो इसको तो काट दीजिए, वर्ब की जगह तो प्रोनाउन कभी यूज होगा नहीं। प्रोनाउन या तो आ सकता है सब्जेक्ट या आ सकता है ऑब्जेक्ट में। तो माइन कहाँ यूज कर सकते हैं, सब्जेक्ट में या ऑब्जेक्ट में? ऑब्जेक्ट में, स्वाभाविक सा है। दिस बुक इज माइन बोलते हैं ना, दिस बुक इज माइन, तो माइन को कहाँ लगाया मैंने, बुक लास्ट में लगाया। ओके, तो इनकी प्लेसमेंट होती है, इनके स्थान होते हैं, तो वही अब करने वाले हैं। 4 टेबल हैं, उन्हीं 4 टेबल से सारे प्रोनाउन की क्वेश्चंस आएंगे, वो याद होनी ज़रूरी है। ठीक है, तो टेबल बनाएंगे। ऐसे प्रोनाउन जो सब्जेक्ट बनेंगे, ऐसे प्रोनाउन जो ऑब्जेक्ट बनेंगे, ऐसे प्रोनाउन जो एडजेक्टिव बनेंगे और ऐसे प्रोनाउन जो पॉजेसिव प्रोनाउन बनेंगे। ओके, ठीक है। फर्स्ट आता है सब्जेक्टिव। दो नंबर पे आता है ऑब्जेक्टिव। 3 नंबर पे आता है पॉजेसिव एडजेक्टिव। पोजेशन, वैसे पोजेशन से बना हुआ है, ये पोजेशन का मीनिंग होता है अधिकार। तो ये ऐसे प्रोनाउन है जो अधिकार को बताते हैं। ठीक है, एडजेक्टिव। अधिकार को कैसे बताना, जैसे लिखा हुआ है माय बुक, इस बुक पर, इस वस्तु पर आपका क्या है, अधिकार है। हिज कार, वो बस यहाँ ले ली इन्होंने तो आते ही, हिज कार, इस कार पर हिज का क्या है, अधिकार है। ओके, ठीक है। तो पॉजेसिव एडजेक्टिव होते हैं कुछ, और कुछ होते हैं पॉजेसिव प्रोनाउन। पॉजेसिव प्रोनाउन। ओके, तो बेसिक सा क्वेश्चन ये है कि टोटल सब्जेक्टिव प्रोनाउन कितने हो सकते हैं। आपने 10-12 साल अंग्रेज़ी के साथ बिताए हैं अपने स्कूल में, अपने कॉलेज में। गर्दन मत हिलाइए, 6 से 10 तक तो पढ़े ही हैं। तो वहाँ अंग्रेज़ी थी, ग्रामर भी थी, प्रोनाउन भी थे। तो कुछ याद हो आपको वो पुरानी यादें, जब अंग्रेज़ी के अध्यापक ने आपको कभी करवाया था कि ये होते हैं प्रोनाउन? नहीं याद है? बिल्कुल साफ हो गया। ठीक है, टोटल होते हैं 7 7 7 14 7 21 7 28, कितने होंगे? 28। ओके, 28 होंगे। फर्स्ट है आई, वी, यू, ही, शी, इट और दे। इसी तरीके से रखना है इनको, इसी को ऑर्डर में याद करना है। ऑर्डर बदल सकते हैं, चेंज कर सकते हैं, पर प्रॉब्लम होगी क्योंकि इनके यूजेस आगे नरेशन में भी होंगे और पैसिव वॉइस में भी होंगे। ठीक है, इसी तरीके से क्यों रखना होता है, क्योंकि ये कौन सा पर्सन कहलाता है, फर्स्ट होता है, यू कौन सा होता है, सेकंड होता है, और ये 4 कौन से होते हैं, थर्ड पर्सन होते हैं। ठीक है, इसी वजह से इनको इसी ऑर्डर में रखा जाता है। यहाँ तक कहानी क्लियर है? ठीक है, बोलते तो फिर भी नहीं है। अब गर्दन हिलती है, बट हाँ में है या ना में है ये भी पता नहीं। कोई तो गोल गोल हिला रहा है, या तो ऐसे करो या फिर ऐसे करो, 2 ही तरीके गर्दन हिलाने के हैं। ठीक है, उसको उसी दिशा में हिलाइए। ठीक है, आई का ऑब्जेक्टिव होता है मी। क्या होता है? मी। बोलोगे तो याद होंगे। वी का क्या होता है? पी का ऑब्जेक्टिव अस, यूएस। यू का यू ही रहता है, वेरी गुड। ही का हिम, शाबाश। शी का हर। इट का इट ही रहेगा, यहाँ पे कंफ्यूज होंगे आप। और कौन सा होगा? दैम। वेरी गुड। ये सिर्फ सब्जेक्ट बनेंगे, ये सिर्फ ऑब्जेक्ट बनेंगे। ओके, आई का पॉजेसिव एडजेक्टिव होता है माय। वी का आवर। यू का योर। योर बोल दो चाहे यूअर बोल दो, एक ही बात है। ही का हिज। शी हर। इट इट्स। एंड दे का दियर। वेरी गुड। ओके, ये हो गए 21।
तो ये होती है पॉजेसिव एडजेक्टिव। अब चलते हैं इनके पॉजेसिव प्रोनाउन बनेंगे उन्हीं से, सब्जेक्टिव से ही बने हुए हैं सारे। आई का पॉजेसिव प्रोनाउन माइन, वी का पॉजेसिव प्रोनाउन आर्स। ऐसे लगाना है, बट ऐसे कभी मत लगा देना, वर्ड्स गलत हो जाएगा। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं आप बताएंगे फटाफट, इस कॉमे को क्या बोलते हैं आप बताएंगे। वेरी गुड, ये नहीं लगेगा, ओके, सीधा लगेगा। यू का होता है योर्स, योर्स ऑबिडेंटली लिखते थे ना पहले, वो ये वाला योर्स था। ही का होता है हिज, ठीक है, एस नहीं लगाएंगे इसके साथ वरना हिसिंग साउंड बन जाता है। ये एक साउंड होता है, ऐसे बोलते हैं ना, वो एक साउंड बन जाएगा, इसलिए इसके साथ ऐसा नहीं लगता, हिज ही होता है इसका। शी का हो जाएगा हर्ष, एस लगाना पड़ेगा। इट का इट्स करना पड़ेगा, और दे का दियर करना पड़ेगा, दियर्स। ओके, तो ये हो गया आपके 24 टाइप की प्रोनाउन है। टाइप तो इनके साथ ही हैं, इन्हीं सातों से ये बने और ये बने और ये बने। कहते क्या है वो मोस्ट इंपॉर्टेंट है। कोई भी प्रोनाउन अगर सेंटेंस में आता है तो आपको एग्जैक्टली पता होना चाहिए कि ये वो वाला प्रोनाउन है, क्योंकि ये हर किसी के साथ नहीं, इनके आगे यूज़ बताऊंगा तो पता चलेगा आपको कि एक प्रेपोजिशन आ गया, जैसे बाई आ गया, तो बाई में से इनमें से सिर्फ एक ही कैटेगरी के प्रोनाउन आ सकते हैं, यानी कि बाई के बाद सिर्फ कौन से लगा सकते हैं, ऑब्जेक्टिव लगा सकते हैं। ठीक है, वर्ड मिलता है देन, THAN, इनमें से 28 में से सिर्फ कौन से कैटेगरी के आ सकते हैं, सब्जेक्टिव आ सकते हैं। ठीक है, तो आगे चल के इनके यूजेस होंगे, तो पता होना चाहिए कि आई लिखा हुआ है तो वो कौन सा है, सब्जेक्टिव है। मी लिखा हुआ है तो ऑब्जेक्टिव है। माई लिखा हुआ हो तो पॉजेसिव एडजेक्टिव है, और माइन लिखा हुआ तो पॉजेसिव प्रोनाउन है। मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज दैट। ओके, फटाफट उतारिए इस टेबल को, आपके पास सिर्फ 1.5 मिनट है। हाँ जी, हाँ, वो रिफ्लेक्सिव होते हैं, वो एक टाइप हो जाता है प्रोनाउन का। हम टेबल बनाई है प्रोनाउन की, 28 टाइप के प्रोनाउन जो हमने अभी अभी बोर्ड पे लिखे हैं, ये होते हैं। फर्स्ट सब्जेक्टिव हैं 7। आई एम गोइंग टू रिपीट, आई, वी, यू, ही, शी, इट और दे। इन्हीं से ही ऑब्जेक्टिव कंस्ट्रक्ट हुए हैं, निर्माण हुआ है। आई से बना है मी, वी से बना है अस, यू से बना है यू, ही का हिम, शी से हर, इट से इट और दे से देम बना हुआ है। थर्ड नंबर इज सो डिफरेंट अबाउट प्रोनाउन, पॉजेसिव एडजेक्टिव बोलते हैं इनको। एक पॉजेसिव प्रोनाउन है और एक पॉजेसिव एडजेक्टिव है, तो दोनों के बीच में क्या डिफरेंस है वो आपको ध्यान रखना है कि आई का पॉजेसिव एडजेक्टिव माई, वी का आवर, यू का योर, ही का हिज, शी का हर, इट का इट्स एंड दे का दियर। ओके, एंड लास्ट जो कैटेगरी है वो पॉजेसिव प्रोनाउन की है, बने हुए सेम पॉजेसिव सब्जेक्टिव से है, ये सब्जेक्टिव प्रोनाउन है उनसे बने हुए हैं। तो आई का पॉजेसिव प्रोनाउन इज माइन, वी का आवर्स, यू का योर्स, ही का हिज, शी का हर्स, इट का इट्स, दे का दियर्स। ओके, तो ये आपको याद करनी पड़ेंगी, एटलीस्ट किसी भी तरीके से कीजिए। ओके, हाँ, कोई भी तरीका अपनाइए, कोई ट्रिक लगाइए, रटिए इसको, चाहे इसको लिख लिख कर याद कीजिए, बट ये याद होनी ज़रूरी है। ये याद नहीं होगी तो फिर आगे वाले पार्ट का कोई वैल्यू नहीं है। ठीक है, हाँ, चलिए प्रोनाउन को आगे बढ़ाते हैं, इस सीरीज़ में देखते हैं कि आगे इसका क्या यूज़ होता है। तो मैं प्रोनाउन की 2 चीज़ें आपको और करवाने वाला हूँ।
एक तो करेंगे फैक्ट्स, फैक्ट्स यानी कि कुछ तथ्य हैं वो ज़रूरी हैं, और एक करेंगे प्रोनाउन के टाइप्स। ठीक है, 5-6 तो मैं आपको करवा दूंगा फैक्ट्स, और टाइप्स देखा जाए तो प्रोनाउन के अबाउट कितने बन जाएंगे, 10 टाइप्स बन जाएंगे। ओके, जिसमें से मोर देन इम्पॉर्टेंट जो रहेंगे वो कितने हैं, 6 तो इम्पॉर्टेंट है ही हैं, ये तो आने ही आने एटलीस्ट चाहिए। ठीक है, ये नहीं है तो फिर क्वेश्चन सही होने के चांसेस खत्म हो जाएंगे, और टोटल पूछ लिए तो कितने हैं, इसके टाइप्स 10 बन जाएंगे। ओके, ठीक है, तो पहले करेंगे अपने फैक्ट्स रिलेट टू प्रोनाउन। प्रोनाउन से रिलेटेड जो फैक्ट हैं वो करते हैं कि एग्जाम में इनसे लेकर एरर किस टाइप्स की पूछी जा सकती है, छोटी छोटी एरर्स होती हैं वो होती हैं। ठीक है, तो फैक्ट नंबर फर्स्ट, फैक्ट नंबर फर्स्ट ये कहता है कि सेंटेंस में यूज हुआ है प्रेपोजिशन। किसका यूज हुआ है, प्रेपोजिशन। ओके, कोई 5-7 प्रेपोजिशन बोल दीजिए फटाफट। ऑफ हो गया, ऑन हो गया, इन हो गया, बाय हो गया, एट हो गया, और बोल दीजिए, बोलो। चलिए इतनों से ही काम चलाते हैं, फिर आप बोल ही नहीं रहे हो तो ठीक है। कि फैक्टर नंबर फर्स्ट ये कहता है कि किसी भी सेंटेंस में यूज हो प्रेपोजिशन का, लाइक एज दैट, ये जो प्रेपोजिशन है इनकी तरह। ठीक है, इनके बाद हमेशा यूज होगा या तो नाउन, ओके, या यूज होगा प्रोनाउन का। प्रेपोजिशन की कौन यूज होगा बाद में, या तो नाउन या प्रोनाउन का यूज होगा। ठीक है, नाउन तो 5 लिखवाए थे मैंने, जो भी आए प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, प्रॉब्लम कब होगी, जब प्रोनाउन आएंगे तो। ठीक है, इनके बाद जो प्रोनाउन आएंगे प्रेपोजिशन के बाद वो ऑलवेज कौन से होंगे, कौन से होंगे, ऑब्जेक्टिव होंगे। अब ऑब्जेक्टिव पता होना चाहिए कौन कौन से हैं, बनेंगे तो 7 ही। ठीक है, आई से बना है मी, यानी कि इनके बाद कौन आ सकता है, मी आ सकता है। छोटा सा क्वेश्चन यही बना देते हैं अपने, ही इज जूनियर टू डैश, आई, मी, माई, माइन। ही इज जूनियर टू डैश, तो कौन आ जाएगा, मी आ जाएगा। क्यों, क्योंकि टू जो था वो एक प्रेपोजिशन था, इसलिए सब्जेक्टिव नहीं आता है, पोजेसिव नहीं आता है, पोजेसिव प्रोनाउन नहीं आता है, और हमेशा कौन सा केस, ऑब्जेक्टिव का केस आता है। तो यहाँ पर आना चाहिए मी, तो बनेगा ही इज जूनियर टू मी। तो फैक्ट नंबर फर्स्ट फटाफट उतारेंगे कि अगर किसी सेंटेंस में प्रेपोजिशन का यूज हुआ है तो उसके बाद ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन का यूज करेंगे, तो उसके बाद ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन का यूज करेंगे। यस, अगर किसी सेंटेंस में प्रेपोजिशन का यूज हुआ है, अगर किसी सेंटेंस में प्रेपोजिशन का यूज हुआ है तो उनके बाद ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन का यूज करेंगे, तो उनके बाद ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन का यूज करेंगे। तो एक क्वेश्चन पक्का कीजिए, भविष्य में आने वाले एग्जाम में कहीं पर भी ये क्वेश्चन मिल सकता है, तो इसको इग्नोर ना करें, गलत ना करें। ठीक है, एक एक क्वेश्चन करके ही उस मेरिट को क्लियर करना होगा। ओके, तो ये सारे कुछ प्रेपोजिशन हैं आपके सामने। फॉर एग्जाम्पल ऑफ, ऑन, इन, बाय, एट, कभी आपको भविष्य में दिखाई दे तो इनके जस्ट बाद किसका यूज करना है, प्रोनाउन का यूज करना है। फॉर एग्जाम्पल और दे देते हैं, फूड इज टू बी कुक्ड बाय डैश, ही, शी,
दे या देम, तो एग्जैक्ट कौन आ जाएगा? देम आ जाएगा। वेरी गुड। अब एग्जाम में बहुत सारी चीजें आपको देखनी पड़ेंगी। फिलिंग द ब्लैंक्स पूछा जाए तो उससे पहले और उसके बाद के वर्ड को अवश्य चेक करें। फिलिंग द ब्लैंक्स पूछा जाए उससे पहले वाले और उसके बाद वाले वर्ड को अवश्य चेक करना होता है कि उससे पहले क्या लगा हुआ और उसके बाद में क्या लगा हुआ है। ओके, तो फर्स्ट फैक्ट क्लियर हुआ कि प्रपोजिशन कभी भी आए तो कौन से प्रोनाउन? ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन। वेरी गुड। फैक्ट नंबर दूसरा, सेकंड, एक वर्ड होता है एज। कौन सा वर्ड? एज। एज को हिंदी में वैसे बोला जाता है जैसे। जैसे क्या बोल देंगे? जैसे बोल दिया जाता है। ठीक है, ये वर्ड बड़ा इंपॉर्टेंट है बिकॉज इस वर्ड से लेकर आपके बहुत सारे क्वेश्चन अंग्रेजी में पूछे जाते हैं। ठीक है, इससे क्वेश्चन बनेंगे कंजंक्शन से भी बनेंगे, इनसे क्वेश्चन डिग्री से भी बनेंगे, इनसे क्वेश्चन टेंस से भी बन जाएंगे, इनसे क्वेश्चन प्रोनाउंस में भी आपको यूज़ कर लिया जाएगा। इसको हर कहीं पर भी देखने को मिल सकता है। ठीक है, तो इस फैक्ट को आपको याद रखना है कि एज का मीनिंग क्या होता है? जैसे। एज के बाद भी दो चीज़ें यूज़ होती हैं, आप यूज़ कर सकते हैं नाउन का भी और प्रोनाउन का भी, दोनों का यूज़ हो सकता है। एज वर्ड के बाद यू कैन यूज़ नाउन एंड प्रोनाउन, बोथ, दोनों में से कोई एक का यूज़ कर सकते हैं। ओके, नाउन सिंपल है, राम शाम कोई भी आ सकता है, बट प्रोनाउन की प्रॉब्लम है कि एज के बाद हमेशा कौन से केस? एज के बाद हमेशा कौन से केस? सब्जेक्टिव केस के प्रोनाउन यूज़ होंगे। यानी कि एज के बाद आप यूज़ कर सकते हैं आई, वी, यू, ही, शी, इट और दे। यही प्रोनाउन में से कोई एक होना चाहिए, अन्यथा क्वेश्चन रॉन्ग हो जाएगा। ओके, क्वेश्चन है as we us know that India is a religious country। जैसे कि हम जानते हैं भारत एक धार्मिक देश है। ठीक है, तो एज वर्ड से सेंटेंस की शुरुआत की और जस्ट ही उसके बाद में आपसे दो वर्ड पूछे हैं कि कौन सा आना चाहिए। तो इसमें से एक सब्जेक्टिव है और एक ऑब्जेक्टिव है, तो कौन सा आ जाएगा? वी। एज वी नो दैट इंडिया इज अ रिलीजियस कंट्री। फटाफट उतारेंगे फैक्ट नंबर सेकंड। फैक्ट नंबर सेकंड कहता है कि अगर किसी वाक्य में एज का यूज मिले आपको, एज का यूज कहीं पर भी हो सकता है सेंटेंस में, ध्यान रखेंगे, श्योर दैट नहीं है कि शुरू में भी आए, लास्ट में भी हो सकता है, मिडल में भी हो सकता है, इन द बिगनिंग, स्टार्ट में भी हो सकता है। तो दो चीज़ों का ध्यान रखेंगे कि एज के बाद फिलिंग द ब्लैंक्स वेरी बहुत इजी होते हैं इनसे, क्योंकि आप श्योर होते हो कि एज के बाद या तो वो नाउन यूज करेगा या प्रोनाउन यूज करेगा। ओके, एरर में आते हैं तो ऐसे वर्ड्स को स्किप नहीं करते। स्किप यानी कि छोड़ के भागते नहीं है, चेक करना होता है। जस्ट वेट एंड चेक इट दैट एज के बाद जो वर्ड आया है वो करेक्ट है या नहीं है। ओके, तो फैक्ट नंबर सेकंड क्लियर हुआ कि अगर किसी वाक्य में एज का यूज हो तो उसके बाद में सब्जेक्टिव की इसके प्रोनाउन का यूज करना होता है। ओके भाई, दो फैक्ट आपके क्लियर हो गए हैं। फैक्ट नंबर थर्ड, फैक्ट नंबर थर्ड ये कहता है कि अगर किसी सेंटेंस में यूज हो देन का, THAN, देन दो टाइप के होते हैं ना, दोनों की गलतियां बहुत आती है सेंटेंस में।
एक THEN होता है, एक THAN होता है। ठीक है, तो मोस्ट इंपॉर्टेंट कौन सा है? वो देन होता है तब। THEN का मीनिंग होता है तब के सेंस में, वो एक एडवर्ब है, छोड़ दीजिए। THAN का यूज किया जाता है फॉर कंपैरिजन। कंपैरिजन यानी कि तुलना करने के लिए। दो व्यक्तियों की, दो वस्तुओं की, दो स्थानों की या दो जानवरों की जब तुलना की जाती है तो किसका यूज किया जाता है? देन का यूज किया जाता है। ओके, देन के बाद आपको दो तरीके के शब्द मिलेंगे। वो एक शब्द कौन कौन से? नाउन और प्रोनाउन। ठीक है, क्वेश्चन देते हैं, देखते हैं कि आपका सेंटेंस में कितना ध्यान है। He is taller than me, I. He is taller than आ गया ना? ओके, he is taller than me and I, me या I। ठीक है, तो देन के बाद हमेशा प्रोनाउन कौन से यूज होंगे? कौन से? सब्जेक्टिव यूज होंगे। तो सेंटेंस में करेक्ट क्या आएगा? आई। कौन आएगा? आई। बनेगा ही इज टॉलर देन आई, वह लंबा है मुझसे। तो दो लोगों की तुलना भी हो गई है। ओके, अगर थोड़ा सा और ज़्यादा इसके बारे में नॉलेज है तो टॉलर एक कंपैरेटिव डिग्री भी लगी हुई है। टॉलर एक कंपैरेटिव डिग्री भी लगी हुई है। वीडियो में पूछा गया क्वेश्चन है डिग्री से, और हाई कोर्ट में भी क्वेश्चन आया था। ठीक है, दोनों में भी क्वेश्चन पूछेंगे फिलिंग द ब्लैंक्स के थ्रू। तो डिग्री से भी क्वेश्चन आते हैं। फटाफट उतारिए। फैक्ट नंबर 3 इज दैट कि अगर सेंटेंस में देन का यूज़ मिले, अगर किसी सेंटेंस में देन का प्रयोग हुआ है तो उसके बाद नाउन और प्रोनाउन का यूज़ किया जाएगा। अगर किसी सेंटेंस में देन का यूज़ हुआ है तो उसके बाद नाउन या प्रोनाउन का यूज़ किया जाएगा। प्रोनाउन हमेशा सब्जेक्टिव केस के रहेंगे। प्रोनाउन हमेशा सब्जेक्टिव केस के रहेंगे। ओके, और एग्जाम्पल को उतारेंगे। ही इज टॉलर देन आई, ही इज टॉलर देन आई। ये हो जाएगा आपका एक एग्जाम्पल। ओके, ठीक है, तो 3 फैक्ट अपने कंप्लीट हो गए। फर्स्ट फैक्ट था कौन सा? प्रेपोजिशन के बाद कौन से केस? ऑब्जेक्टिव केस। एज के बाद सब्जेक्टिव केस, देन के बाद सब्जेक्टिव केस। ओके, फैक्ट नंबर 4 करते हैं। देखिए, अगर किसी भी सेंटेंस की शुरुआत हो इट इज या इट वॉज, ठीक है, किसी भी सेंटेंस की शुरुआत हो इट इज या इट वॉज, तो कभी कभार इन सेंटेंस के जस्ट बाद किसका यूज करना पड़ता है? किसका यूज करना पड़ता है? प्रोनाउन का यूज करना पड़ता है। एसएससी में फेमस है ये दोनों वर्ड, पता ही नहीं चलता, ये अनदेखा करते हैं, क्योंकि अगर 2-3 लाइनों की एरर है तो ये छुप जाते हैं। ठीक है, इनकी करनी पड़ेगी प्रैक्टिस, ताकि आपके ध्यान में रहे, सामने आए आपके यहाँ। ठीक है, किसी वाक्य की शुरुआत हो इट इज़ या इट वॉज से, तो उसके जस्ट बाद कभी कभार क्या फिलअप करवाए जाते हैं? प्रोनाउन करवाए जाते हैं। और ये प्रोनाउन हमेशा कैसे रहते हैं? सब्जेक्टिव। कैसे रहेंगे? सब्जेक्टिव। जैसे कि इट इज, ही, हु is struggling, it is he who is struggling with his poor condition। यह वही है जो स्ट्रगल कर रहा है किसके साथ?
अपनी पुअर कंडीशन के साथ। ओके तो देखिए शुरुआत हुई थी इट इज से और जस्ट उसके बाद एक प्रोनाउन का यूज हुआ है, ठीक है, और ये प्रोनाउन कौन सा है, सब्जेक्टिव केस का, ध्यान रह जाएगा। फोर्थ नंबर फैक्ट उतारिए, नोट कीजिए कि किसी वाक्य की शुरुआत इट इज या इट वॉज से हो। किसी वाक्य की शुरुआत इट इज या इट वॉज से हो, इट वॉज से हो, तो उनके बाद सब्जेक्टिव प्रोनाउन का यूज किया जाता है। तो उनके बाद सब्जेक्टिव प्रोनाउन का यूज किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल इट इज ही हु इज स्ट्रगलिंग विद हिज पुअर कंडीशन। यह वही है जो कर रहा है अपनी पुअर कंडीशन के साथ स्ट्रगल। ओके तो फोर्थ नंबर फैक्ट क्लियर है, ठीक है। लेट मूव ऑन द फैक्ट नंबर फिफ्थ। पांचवें नंबर फैक्ट की तरफ चलते हैं। फिफ्थ नंबर फैक्ट क्या कहता है देखते हैं। फिफ्थ नंबर फैक्ट कहता है कि किसी वाक्य में यूज हो कौन सा वर्ड, होम। इसके बारे में तो सुना ही होगा, बड़ा फेमस वर्ड है, ठीक है। अगर किसी भी वाक्य में ऑब्जेक्ट का ध्यान ना चले, क्या बोला, किसी भी वाक्य में ऑब्जेक्ट का ध्यान ना चले तो होम की हेल्प ली जाती है। किसकी, होम की हेल्प ली जाती है। कब, जब एक्टिव से पैसिव बनाते हैं तब। कई बार क्या होता है कि एक्टिव से पैसिव बनाना तो दे दिया जाता है बट कंफर्म नहीं है कि दिया हुआ शब्द ऑब्जेक्ट है भी या नहीं है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल देखते हैं अपने, मैं दो सेंटेंस लिखता हूँ, थोड़ा सा इससे हटके है, क्लियर करते हैं अपने। मैंने एक सेंटेंस लिखा, ही लव्स हिज होम। ओके, दूसरा लिखा, ही इज गोइंग टू हिज होम। दो वाक्य लिखे, ठीक है। आपका सिर्फ काम इतना है कि आप इन दोनों में से मुझे ऑब्जेक्ट को अंडरलाइन करवा दीजिए। इन दोनों सेंटेंस में आप मुझे किसको अंडरलाइन करवा दीजिए, ऑब्जेक्ट। देखिए ऑब्जेक्ट क्या होगा, या तो नाउन होगा या प्रोनाउन होगा। मैं आपको लिए थोड़ा और इजी बना देता हूँ, या तो नाउन होगा या प्रोनाउन होगा। नाउन किसे कहते हैं, किसी व्यक्ति के नाम को, पर्सन के नाम को, किसी प्लेस, किसी थिंग या किसी एनिमल को ही क्या कहते हैं, नाउन कहते हैं। आपको जस्ट चेक करना है कि वर्ब के बाद ऐसा कोई वर्ड है, बताइए। फर्स्ट में ही लव्स हिज होम, देखिए ही तो अपने आप में सब्जेक्ट है, अभी बोला है सब्जेक्टिव है तो सब्जेक्ट बनेगा। लव्स अपने आप में वर्ब है और होम अपने आप में एक प्लेस है, जगह है, इसलिए ये हो गया एक नाउन। इज इट ऑब्जेक्ट और नॉट, प्रॉब्लम इज दैट कि ये ऑब्जेक्ट है या नहीं है, है। चलिए अपने बात करते हैं कि हु लव्स हिज होम, कौन प्यार करता है अपने घर से। आंसर क्या होगा, आपका आंसर होगा ही लव्स हिज होम। ओके, सेकंड नंबर पूछता हूं, व्हाट ही लव्स, किसको प्यार करता है, ही किसको प्यार करता है, होम को प्यार करता है, ठीक है। जब क्वेश्चन करोगे व्हाट, होम और इनके जो आंसर्स आएंगे, इनके आंसर आए तो यह शब्द जो कहलाएगा ये अपने आप में क्या कहलाता है, ऑब्जेक्ट ही कहलाता है, ठीक है। बात थोड़े लेवल की है,
अच्छी बात है, दिमाग में इसको फिट करने की कोशिश करो, ध्यान मत भटकाओ, आलसी मत दिखो, ठीक है। तो हिज होम अपने आप में क्या है, ऑब्जेक्ट है। अब मैं पूछूं वेयर ही इज गोइंग, वेयर ही इज गोइंग, वेयर का मतलब होता है कहाँ, कहाँ जा रहा है ही, आप क्या बोलोगे, हिज होम, ठीक है। जब आंसर किया जाए किससे, वेयर से, और उसका जो आंसर, क्वेश्चन किया जाए वेयर से, जो उसका आंसर निकलेगा वो होगा एक, क्या होगा, एडवर्ब, ठीक है। तो यहाँ पे होम जो है वो नाउन है, यहाँ पे जो होम है वो अपने आप में क्या है, एडवर्ब है। क्या है, एडवर्ब है। क्या एडवर्ब कभी सेंटेंस का ऑब्जेक्ट होता है, नहीं होता है। तो इसका पैसिव वॉइस बन जाएगा, इसका पैसिव वॉइस नहीं बनेगा। यहाँ पर आप देखोगे कि नाउन लिखा हुआ है, आप कोशिश भी करोगे बनाने की कि हिज होम इज बीइंग गॉन बाय हिम, बना तो दोगे बट वो गलत बन जाएगा। दोनों जगह मैंने क्या यूज किया है, हिज होम, हिज होम, ओके। बट एक वाला होम नाउन है, एक वाला एडवर्ब है, इसीलिए इसका पैसिव वॉइस बन जाएगा। इसमें कोई ऑब्जेक्ट नहीं है सेंटेंस में, इसमें कर्म है ही नहीं, ठीक है। इसलिए यहाँ पे ऑब्जेक्ट नहीं है, इसका पैसिव वॉइस नहीं बनेगा। इसको मैं विस्तारित रूप में बताऊंगा आगे चलकर आपको, डोंट वरी अबाउट दैट। बट जो मतलब होता क्या है, थोड़ा सा और चेक कर लेते हैं। होता क्या है, देखिए 10th क्लास तक जनरल इंग्लिश आती है, और जनरल इंग्लिश में ये सिखाया जाता है कि ये होम है और इस होम को नाउन कहते ही कहते हैं, ओके। उसके बाद आ जाता है कॉम्पिटिटिव क्लासेस। कॉम्पिटिटिव क्लासेस में डिफरेंस ये है कि इस होम के बहुत सारे बड़े तरीके यूज़ होने लगते हैं। ये सिर्फ नाउन ना बनकर एडवर्ब, एडजेक्टिव भी बनने लगता है, ठीक है। और वो आते हैं फिर एग्ज़ाम में, ठीक है। इस होम को सिर्फ नाउन ना कहकर मैं एडजेक्टिव भी कह सकता हूँ, मैं एडवर्ब भी बना सकता हूँ, ये मेरे पे है, ठीक है। इसी तरीके से तो ये इसके फंक्शन होते हैं, फंक्शन। कॉम्पिटिटिव में कौन सी ग्रामर यूज़ होती है, फंक्शनल। कौन सी ग्रामर, फंक्शनल यूज़ होती है, ना कि जर्नल होती है, ओके। जब भी कभी होम दिखे तो इसके बाद भी दो वर्ड यूज़ होते हैं, नाउन या प्रोनाउन। बात सिर्फ किसकी चल रही है, प्रोनाउन की चल रही है। कि हुम के बाद अगर आपको कभी भी प्रोनाउन सेलेक्ट करने पड़े तो हमेशा करेंगे कौन से केस के, सब्जेक्टिव केस के। कौन से केस के, सब्जेक्टिव केस के। 7 होते हैं, कौन कौन से होते हैं, फटाफट बताओ, मैं सेंटेंस लिखता हूँ इतने में, फटाफट मेरे मुंह तरफ मत देखो, बोल दो। हाँ ठीक है, अच्छा ही बोले हैं, एक आगे। ठीक है, हो गए। शी इज एन इंग्लिश टीचर whom I know very well। वह एक अंग्रेजी की अध्यापिका है, उसको मैं जिसको मैं जानता हूँ बहुत अच्छे से, जिसको मैं जानता हूँ बहुत अच्छे से। whom आया, whom के बाद प्रोनाउन आया। कौन से केस का है, सब्जेक्टिव केस का। तो सेंटेंस बिल्कुल सही है ये, ओके। उतारिए फैक्टर नंबर 5 कि अगर वाक्य में whom आपको मिले लिखा हुआ तो उसके बाद प्रोनाउन का यूज करना हो तो हमेशा सब्जेक्टिव केस के यूज करेंगे। whom के बाद सब्जेक्टिव केस के प्रोनाउन प्रयोग किए जाते हैं। whom के बाद सब्जेक्टिव केस के प्रोनाउन यूज किए जाते हैं, ओके। सेंटेंस लिख सकते हैं, शी इज एन इंग्लिश टीचर whom I know very well। शी इज एन इंग्लिश टीचर whom I know very well। ओके,
टॉपिक से थोड़ा सा हट के फिर से बात करूँगा, ठीक है। 2 वाक्य मुझे फिर लिखने पड़ेंगे क्योंकि ऐसे क्वेश्चन अक्सर पूछ लिए जाते हैं। पढ़ के सुना दो फटाफट। इंग्लिश इज एन इंटरेस्टिंग लैंग्वेज। इंग्लिश से पहले डैश छोड़ा है मैंने, ठीक है। दूसरा मैं लिख रहा हूँ शी इज टीचर। ओके, यहाँ पर भी मैंने ब्लैंक छोड़ा है। और दोनों कहाँ पर छोड़े हुए हैं? इंग्लिश के बाद पहले छोड़े, इंग्लिश के पहले छोड़े हुए हैं, ठीक है। आपको फिलअप करना है ए एन द, ठीक है। एक और देता हूँ, रुको। एक और दे दिया मैंने। ये फर्स्ट है, ये सेकंड है, ये थर्ड है। तीनों में आपको यूज करना है ए एंड द। किस किस में कौन कौन सा यूज करेंगे फटाफट बता दो। फर्स्ट में क्या करोगे? एन। सेकंड में क्या यूज करोगे? ए। फोर्थ में क्या यूज करोगे? तुक्के नहीं मारने हैं, तुक्के तो नहीं मारने हैं, बताते हैं आपको। जब अंग्रेजी का इंग्लिश का कनेक्शन हो एक सब्जेक्ट से, किससे हो? सब्जेक्ट से, तो उससे पहले किसी भी टाइप का आर्टिकल यूज नहीं करेंगे। ओके, क्या यहाँ पे स्पष्ट हो रहा है कि इंग्लिश एक भाषा से लेकर है ना? इंटरेस्टिंग लैंग्वेज बोला इसने, नहीं करेंगे। दूसरे में यूज करेंगे जब इसके बाद क्या आ जाए? एक नाउन आ जाए। जब इसके बाद एक नाउन आ जाए तो कौन सा यूज करेंगे? एन। शी इज एन इंग्लिश टीचर, ठीक है। यहाँ पर जो इंग्लिश आया है ना, वो क्या है? अंग्रेजों को बता रहा है। अंग्रेजों यानी कि इंग्लिश पूरी जाति को बता रहा है। वो किसको बता रहा है? इंग्लिश पूरी जाति को बता रहा है। इसलिए अपने को क्या यूज करना पड़ेगा? द यूज करना पड़ेगा। द इंग्लिश आर वेरी हार्ड वर्कर। एस और एस नहीं लगा हुआ, फिर भी कैसा बनेगा? प्लूरल बनेगा। ये फिर भी कैसा बनेगा? प्लूरल बनेगा। क्या बात क्लियर हुई? इंग्लिश जब सब्जेक्ट है तो कोई आर्टिकल यूज नहीं करेंगे। इंग्लिश के बाद अगर एक नाउन आया हुआ है तो उससे पहले आर्टिकल एन का यूज करेंगे। इंग्लिश अगर उन लोगों को बता रही है, अंग्रेजों को बता रही है, ठीक है, अंग्रेजों की पूरी जाति का बोध करवा रही है, उससे पहले कौन से आर्टिकल का यूज करेंगे? द का यूज करेंगे। हो गई बात क्लियर? इस तरीके से आर्टिकल सीखेंगे, बात की बातें हैं। तो इस तरीके से कोई भी लैंग्वेज हो उसके साथ ऐसा ही ट्रीट करेंगे। तो जर्मन बोल दें, ठीक है। जर्मन इज एन इंटरेस्टिंग लैंग्वेज, कोई आर्टिकल यूज नहीं होगा। शी इज अ जर्मन टीचर, करेक्ट है। द जर्मन आर वेरी हार्ड वर्कर। तो जर्मनी के जो लोग होते हैं वो बहुत ही हार्ड वर्कर हैं, ठीक है। वो पूरी जर्मनी की जाति का बोध करवा रहा है, तो द का यूज करेंगे, ठीक है। ऐसे यूरोपियन में यूज होता है, यूरोप, ठीक है। ओके, तो आज अपनों ने क्या किया? टॉपिक चल रहा था प्रोनाउन। इसके जितने भी फैक्ट थे वो सारे के सारे अपनों ने कर लिए हैं। 5 या 6 फैक्ट मैंने आपको करवाए हैं। रीड आउट करेंगे 2-3 बार घर पे। इनसे रिलेटेड जितनी भी एरर्स मिलती हैं आपको चुनना है, सेलेक्ट करना है। सिर्फ इन्हीं से रिलेटेड एरर करना है। 10 मिले, 5 मिले, 20 मिले, 50 मिले, ओके। और कल से शुरू करेंगे, नाउन का ही पार्ट है। कौन सा? टाइप्स। सारे टाइप्स इंपॉर्टेंट हैं, जिनमें से 6 तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है जो पहले की करेंगे। बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं उनसे रिलेटेड, ठीक है। ओके, तो मिलते हैं आपसे कल।